नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और हम हैं आज उस राज्य में जिसका आकार देखने में तो छोटा है, लेकिन जो अपनी खूबियों के बल पर समंदर पार अपनी धाक जमा चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। जाने माने गांधीवादी जगन्नाथ पहाड़िया इन दिनों हरियाणा के राज्यपाल हैं। देश की आज़ादी के साथ ही उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। पहाड़िया की पहचान अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने वाले एक साफ सुथरी छवि के राजनेता की रही है। इन दिनों राजनीति में इस तरह की छवि वाले बहुत कम लोग बचे हैं। एक नज़र उनके सफ़र पर। राजस्थान में भरतपुर जिले के भुसावर गांव में 15 जनवरी 1932 को जगन्नाथ पहाड़िया का जन्म हुआ। परिवार की हालत अच्छी नहीं थी। छोटी मोटी खेती से परिवार का पेट पलता था, इसलिए बचपन के दिन मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करते बीते। प्राइमरी पढ़ाई गांव में ही पेड़ के नीचे बैठकर पूरी की। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर नंगे पांव जाना पड़ता था। जवान हो रहे जगन्नाथ पहाड़िया कॉलेज के दौरान ही आजादी के आंदोलन से जुड़ गए। स्नातकोत्तर परीक्षा पास की और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय ने उन्हें वकील बना दिया। लेकिन महात्मा गांधी और नेहरू से प्रभावित पहाड़िया ने राजनीति के मार्फत समाज सेवा का फैसला किया। सिर्फ 25 बरस के थे तो दूसरी लोकसभा के लिए चुने गए। 4 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके पहाड़िया बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वो अनेक विभागों के मंत्री रहे हैं और संसदीय समितियों के साथ उनका लंबा रिश्ता रहा है। गांधीवादी जगन्नाथ पहाड़िया ने राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत में अपने संघर्ष और सरोकारों के बारे में बताया। बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी, लोगों के पास जमीन थी नहीं और पढ़ाई लिखाई का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कोई चलन ही नहीं था उस समय, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। शिक्षा के और स्वास्थ्य के कोई साधन नहीं थे। कहीं कहीं पर कोई स्कूल होता था। तो ऐसी हालत के अंदर पता नहीं कैसे हमको एक भगवान ने प्रेरणा दी मेरे घर वालों को कि एक प्राइवेट शिक्षक ने हमको पढ़ाना शुरू किया, एक पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे। क्योंकि लोगों को डर था कि इनको पढ़ाएगा कौन, पढ़ाएगा तो दूसरे लड़के नहीं आएंगे शेड्यूल कास्ट के, ये वजह से। पर वो पढ़ना शुरू हो गया। इसके बाद में हुआ क्या कि हम 4-5 क्लास तक तो गए वहाँ। बाद में हमारी शादी हो गई तो हमको बोर्ड की परीक्षा देने नहीं दी गई। हमारी एक बार तो स्टेट के एक अलग रूल थे कि जिनकी शादी हो जाती थी उन लड़कों को बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठने देते थे। अरे लड़के क्या थे उस समय, इतने बड़े बड़े हम होते थे लड़के कि जो लगते थे कि लड़के हैं कि लड़कों के बाप हैं, क्योंकि शिक्षा का प्रचार ही नहीं था। जी। यानी आपकी शादी हुई और स्कूल छूट गया क्योंकि आपकी शादी हुई थी। लेकिन कुछ ऐसी कृपा भगवान की हुई कि हम 1 साल के अंदर ही वो प्राइवेट मैट्रिक की परीक्षा में पास हो गए। ऐसे हालात के अंदर जब छुआछूत भी होती थी, गरीबी की हालत थी, कोई यकीन करे चाहे नहीं करे, असली बात यह है कि हम कोई 15 किलोमीटर तो चल करके रेलवे लाइन पर पहुंचते थे। एक छोटी लाइन थी, आगरा से जयपुर जाती थी अहमदाबाद, तो वहाँ जा करके मीटर गेज लाइन थी, मीटर गेज थी वो। तो वहाँ पकड़ करके जाती थी। बैलगाड़ियाँ चलती थी वहाँ, कई चीज़ें सामान ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन से। उनके साथ कई बार बैठ जाते, कोई वो गाड़ी वाला मेहरबानी भी कर लेता। तो इस तरह से शिक्षा में हमको बड़ी डिफ़िकल्टीज आई। लेकिन इसी बीच में थोड़ा सा मैं और पीछे ले जाऊंगा। ये आपने स्कूल के बाद फिर कॉलेज, आपने पोस्ट ग्रेजुएट हुए आप, इसके बाद आपने लॉ किया। तो क्या ऐसा मन में आया कि अब वकील बनेंगे या सार्वजनिक जीवन में जाने का? देखिए ऐसा है, शादी हो गई बहुत जल्दी। शादी के बाद में पढ़ना छूट गया। बाई चांस फिर मैट्रिक पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए। तो ये देखा कई लोग अदालत में जाकर के बेचारे बहुत परेशान होते हैं। गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं,
वकील उनको लूट रहे हैं। तो मन में धारणा केवल ये नहीं थी कि कोई शौकिया वकील करना है या इरादा है कोई गरीबों की मदद कैसे हो, ये सोच करके हमने लॉ पास किया। और इसके बाद में हमने देखा कि कई लोग गरीब लोग गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, अज्ञान के कारण बेकार फंसे हुए मुकदमों में। इरादा तो ये था, ये तो भगवान की इच्छा थी कि बीच में पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, 2 मेंबर बन गए, तो फिर हमने पार्लियामेंट में ज़्यादा समय डिवोट करना शुरू कर दिया। लेकिन कोई इरादा ऐसे इस तरह राजनीति, सक्रिय राजनीति में आने का आपका इरादा नहीं था? नहीं, राजनीति का तो था भाई, शौक था। नहीं, जैसे आपने कहा कि जैसे आपने देखा कि अदालतों में लोग जाते हैं, परेशान होते हैं, उनकी जो कानूनी सेवा जो उनकी होनी चाहिए थी वो आपने करने का फैसला किया। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद वहाँ से आप जब राजनीति में आए तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए सेवा का भाव आपके मन में था? हाँ, नहीं, दोनों ही बातें थी भाई, करेंगे क्या, या तो नौकरी करें, नौकरी करना तो अब पता नहीं नौकरी को मिले कि नहीं मिले। बाद में तो रिजर्वेशन हो गया था, शेड्यूल कास्ट के लिए आसान हो गया था, लेकिन पढ़े लोग मिलते थे कहाँ थे, शिक्षा नहीं थी। इसलिए मन में एक भाव पैदा हुआ था। और आपको ताजुब होगा, उस समय डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, 52 और 57 के 2 चुनाव, माने एक जनरल और एक शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व पर तो मैं हो गया, जनरल पर होगी महारानी गायत्री देवी। महारानी गायत्री देवी का तो उस समय सारी एक रुतबा ही अलग था। लेकिन क्या हुआ कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकी। महारानी गायत्री देवी का नाम किसी का भी नहीं था। पूरा जो रामबाग पैलेस था जिसमें वो रहती थी, किसी का भी नहीं था। क्या वजह था कि राज परिवार के लोग अपने को मतदाता सूची में नाम दाखिल कराने से या शामिल कराने से बचते थे, या उनका कोई मान घटता था? कोई गया ही नहीं डर की वजह से नाम लिखने कोई गया ही नहीं। जितने भी मतदाता सूची बनाने वाले लोग थे ना, उन्होंने सोचा बाबा कौन घुसने देगा, वह गए तो बेचारों को फटकार दिया गेट पर, राजमहल में। तो इसलिए उनका नाम नहीं था, वो चुनाव नहीं लड़ सकी। आप एक फैसला वो था कि जब आपको स्कूल में पिटाई लगी तो आपके दादाजी ने कहा कि नहीं अब ये पढ़ने नहीं जाएगा, यानी उन्होंने फैसला किया। इसके बाद आपकी शादी बचपन में हो गई, तो जाहिर है वो फैसला भी आपका नहीं था क्योंकि आप बच्चे थे, वो फैसला शायद आपके पिताजी का रहा होगा। इसके बाद आपने राजनीति में दाखिल हो गए आप, और चुनाव लड़ने का 57 का टिकट मिल गया। ये तीनों फैसले आमतौर पर जो उस तरह का समाज था कि बेटे के कैरियर का चुनाव, बेटे की शादी का चुनाव और बेटे को पढ़ाने का जो फैसला है, ये पेरेंट्स करते थे या परिवार के बाकी लोग मिलकर करते थे? नहीं, कोई परिवार के लोग नहीं करते थे, वो तो खुद ही अनपढ़ हुआ करते थे बेचारे। कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि स्कूल में वो नहीं गए तो हमको कौन जाने देगा। ये तो संयोग की बात थी। देखिए, मैं इसको क्रेडिट ना अपने आप को दूंगा ना परिवार को दूंगा, ये संयोग की बात थी। ये सब चीज़ें हमको मिलती चली गईं, कभी जो कल्पना भी नहीं की थी वो बातें बाद में हो गई सारी। मेरा ख्याल है फिर तो आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल बन जाएंगे? प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सन 67 में सेंटर के अंदर डिप्टी मिनिस्टर बन गया। पार्लियामेंट्री पार्टी, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी का सेक्रेटरी भी बन गया। और इसके बाद में कुछ ऐसा मौका निकला कि वो मौका भी मुरारजी भाई के साथ, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ मिला। और इंदिरा जी थी प्राइम मिनिस्टर जी। मुरारजी भाई ने जब इस्तीफा दे दिया तो हम सीधे इंदिरा जी के साथ डिप्टी मिनिस्टर थे। बहुत मौका मिला सारे काम करने का, धरने का, सिवाय कैबिनेट के फैसलों के। और बहुत सारे काम ऐसे थे जो हमारे साथ में थे, हमारे जिम्मे थे। तो ये मौके सब कुछ ऊपर भगवान की बात कह सकते हैं या संयोग की बात कह सकते हैं। मेरा इसमें मैं कुछ नहीं मानता हूँ। अब करीब जो आप देख रहे हैं कि इतना अरसा, इतने दशक बीत गए हैं राजनीति में, और आपने सोचा कभी कि जो आपने सोचा था वो सब कुछ पा लिया है, या जो करना चाहते थे वो सब कर लिया है? देखिए, दोनों ही बातें नहीं हुई। ना तो सब जो कुछ सोचा था वो हो पाया, और ना जो करना चाहता था कर पाया। तो पीरियड छोटा थोड़ा मिला, क्योंकि करने की इंसान की इच्छा तो पता नहीं क्या क्या होती है। उस पर अगर हम जाएंगे तो कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए तो जो कुछ मिलता गया मैं तो उसी से संतुष्ट रहा। मुझे लगता है लेकिन आज की राजनीति जिस तरह की हो गई है, जो अपने आदर्शों और अपने उसूलों पर चलने वाले राजनेता हैं, वो उनको लगता है कि या तो वो मिसफिट हैं, फिट नहीं है, या वो कहीं हाशिए पर हैं। ऐसा भी कुछ नहीं भैया, मैं तो हाशिए पर नहीं, अपने आप को मिसफिट ही पाता हूँ। क्योंकि जिस तरह से मनी और मसल पावर का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से जातिवाद फैल रहा है, माफ़ कीजिएगा, मेरे जैसे लोग तो अब आगे चुनाव लड़ने की बात सोचते भी नहीं हैं।
राजस्थान का पड़ोसी राज्य हरियाणा जल्द ही अपने जन्म की आधी सदी पूरी कर लेगा। इस दौरान इस राज्य की पहचान एक शानदार कृषि उत्पादन करने वाले राज्य और खेलों का सिरमौर बने प्रदेश की रही है। अब कुछ वर्षों से इस राज्य को लोग शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में भी जानने लगे हैं। जगन्नाथ पहाड़िया से एक बातचीत हरियाणा की चुनौतियों और कामयाबियों पर। हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ। इससे पहले वो पंजाब का हिस्सा था। बीते 47 साल में हरियाणा ने कई क्षेत्रों में शानदार मिसालें कायम की हैं। आकार में बेहद छोटा, लेकिन गेहूं के उत्पादन में बड़े बड़े राज्यों को मात करता है। बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो पंचरंगा अचार हरियाणा का जायका कई गुना बढ़ाता है। गुड़गांव और इसी तरह के अनेक इलाके इस राज्य को विकसित प्रदेशों की कतार में खड़ा करते हैं। हरियाणा के लोगों का साहस और शौर्य किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पानीपत और कुरुक्षेत्र 2 ऐसे इलाके हैं जो हरियाणा को दुनिया के नक्शे में खास जगह दिलाते हैं। कुरुक्षेत्र कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का गवाह है और अर्जुन को कृष्ण के उपदेश गीता की शक्ल में देने के लिए जाना जाता है। पानीपत की धरती पर बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू तथा मराठों और अफगानों के बीच दिल्ली की हुकूमत के लिए जंग भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यहाँ की लोक परंपराओं और संगीत का अपना अनूठा अंदाज है। हरियाणा के खेल और खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपनी धूम मचाई है। जाने माने गांधीवादी, अर्थशास्त्री और 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा हरियाणा को अपना दूसरा घर मानते थे। इसीलिए जब गांधीवादी जगन्नाथ पहाड़िया ने हरियाणा के राज्यपाल का पद संभाला, तो उन्होंने भी इस राज्य को अपना दूसरा घर बना लिया। इस शानदार प्रदेश के बारे में बात करते हुए राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया भावुक हो जाते हैं। हरियाणा से कब से संबंध हुआ ये याद करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि देश की आज़ादी के तुरंत बाद से ही ये सब सिलसिला शुरू हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक जब आपने राज्यपाल के तौर पर शुरुआत की तो क्या लगा, हरियाणा आज का जो हरियाणा है उसके सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? हरियाणा के सामने सबसे बड़ी चुनौती मेरी राय में तो बेरोजगारी की है। एक बात ऐसी है जिसको कि सोचना पड़ेगा जी। हरियाणा के अंदर ज़मीनों की कीमतें और औद्योगिकरण के कारण इतना कुछ लोगों के पास, सबकी मैं नहीं कहता हूँ, कुछ लोगों के पास पैसा आ गया तो शायद इनको ये मुश्किल हुई होगी कि इसका करें क्या पैसे का। ख़ास तौर से वो वर्ग जिसके पास में कम साधन थे आय के, सिंचाई की वजह से खेतीबाड़ी की उत्पादन बढ़ गया, उद्योगों की वजह से कुछ रोज़गार के साधन बढ़ गए, शिक्षा की इतनी सारी संस्थाएं यहाँ पर खुल गईं कि जिनको शायद सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में मिला करके संख्या तो हम दे सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि देश के अन्य प्रांतों के मुकाबले इसके एरिया को और उसकी आबादी को देखते हुए अनुपाततः हरियाणा के अंदर बहुत तरक्की इस मामले में हुई है। हरियाणा आज जो इस राज्य की गिनती है एक विकसित प्रदेश के तौर पर होती है और उस नाते उसमें कई जगहों पे अपना कीर्तिमान भी उसने बनाया है। जैसे कृषि उत्पादन में अगर देखें तो वो भी हरियाणा का एक बड़ा नाम बड़े सम्मान के साथ सारे देश के राज्यों में लिया जाता है। कुछ यहाँ का जो यहाँ की हरियाणा के से जो खिलाड़ी निकले हैं, यहाँ खेलों के लिए प्रोत्साहन के लिए एक माहौल है। आपको कैसा लगता है जब एक छोटे से राज्य का देश के बाहर भी जब नाम इस तरह से लिया जाता है या होता है तो? न केवल मैं, न केवल हरियाणा वासी, सारा देश गौरवान्वित महसूस करता है कि एक छोटे से प्रांत के खिलाड़ी इतने बड़े पदक जा कर के कॉमनवेल्थ में या ओलंपिक्स में या इस तरह के आयोजनों में जब पदक लेकर के आते हैं तो स्वाभाविक है कि भाई हमको गर्व होता है इस बात का कि हमारे खिलाड़ी, ना केवल लड़के लड़कियां भी अच्छा काम कर रही हैं
और हम ऐसी आशा करते हैं कि सरकार की नीति भी इसमें एक कारगर बहुत सारा कदम लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। यहाँ पर एक स्कीम इन्होंने चलाई कि पदक लाओ और पद पाओ। माने अगर आप अच्छे खेल करके विदेशों में आएंगे तो हमारा नाम ऊंचा करेंगे, इसलिए इनको हम एक अनुपाततः नौकरी भी देते हैं और स्कॉलरशिप भी देते हैं। और ऐसा लगता है कि समाज के बहुत सारे बच्चे बच्चियां वो सब इससे प्रोत्साहित हो रहे हैं। गांवों के अंदर भी टैलेंट हंट जिसको कहते हैं ना, वो भी यहाँ सरकार ने जारी किए हैं। उससे भी केवल वो खिलाड़ी जो कि बहुत ऊपर पहुँच गए वही नहीं, बल्कि गांवों के अंदर अच्छे अच्छे बच्चे धीरे धीरे करके अभी से ही हमने तलाश करना शुरू कर दिया है। आपने बच्चों की बात कही, शिक्षा की बात कही, तो जो हरियाणा का जो शैक्षणिक परिदृश्य है, जो शिक्षा के मामले में यहाँ काम हुआ है, पहले कम पढ़ाई के साधन थे, स्कूल और कॉलेज थे, विश्वविद्यालय थे, आज बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय आ गए हैं। तो इन विश्वविद्यालयों की सही उपयोगिता आप देख रहे हैं कि इसमें, या अभी उनमें कुछ और काम करने की ज़रूरत है? देखिए, उपयोगिता तो है ही, लेकिन काम करना भी और बहुत ज़रूरी है। जितनी क्वालिटेटिव एजुकेशन होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि सब में एक समान इस तरह की क्वालिटी आ रही हो। माफ़ करना, मैं तो देखता रहता हूँ कई बार, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, जिस तरह के शिक्षण संस्थान यहाँ पर खुल रहे हैं वो तो एक गौरव की बात है, क्योंकि बहुत सारे विदेशी शिक्षण संस्थान भी यहाँ पर आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कई शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। लेकिन खुशी की बात तो ये कि भारत सरकार ने कई, जैसे अपने केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर खोला है, रक्षा एकेडमी के नाम पर एक नई अभी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करके गए थे। इसी तरह से पशु चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय यहाँ पर अलग से स्थापित किया गया है और एजुकेशन हब के तौर पर हरियाणा विकसित हो रहा है। अब यूँ तो देखिए, हर चीज़ में समय तो लगता है। पहले जनसंख्या कम थी, राज्य के विकास की चुनौतियाँ सीमित थीं, समस्याएं भी कम थीं, तो सदन की बैठकें ज़्यादा होती थी, सदन में बिजनेस ज़्यादा चर्चा होता था, जो क्वालिटी ऑफ डिबेट है वो अच्छी होती थी। अब धीरे धीरे सदन के सत्रों की जो बैठकें हैं वो कम हो रही हैं, कामकाज कम हो रहा है, अच्छी राज्य के विषयों से, विकास से जुड़े मुद्दों पर बहस कम हो रही है। हरियाणा के मामले में आपका अनुभव कैसा है? देखिए, हरियाणा भी देश का आखिर तो एक हिस्सा है, इसलिए हम हरियाणा को आइसोलेट करके तो नहीं देख सकते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बैठकों में तो कोई कमी नहीं आ रही है यहाँ पर। अब तो काम कितना ट्रांजैक्शन हो जाता है वो अलग बात है, क्योंकि ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि सरकार के साथ और मुद्दों पर सहमति प्रकट करे कि ना करे, लेकिन ये तो सहमति होनी चाहिए कि भाई सदन चलेगा। जब सदन चलेगा ही नहीं तो सरकार को भी कैसे दोष दें कि उन्होंने कितना वर्क ट्रांजिट किया। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये किसी एक पार्टी की, एक व्यक्ति की, ये के हाथ की समस्या नहीं है। समस्या समूचे प्रदेश की है, सारे देश की है। हमारी ऐसी आशा है कि पार्टियां इस बात को समझेंगी और पार्टियों के साथ साथ बुरा न मानिएगा। मैं तो सारे समाज को कहना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति चुन करके कौन भेजते हो जो कोई सारा समय आकर के यूँ ही बेकार वेस्ट कर दें। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो राज करना होता है, सरकार बनानी होती है, उनको तो कोई ना बात कहनी होती है, लेकिन उनसे भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज से भी, कि भाई कई बार आपके प्रदेश के, देश के स्तर के जो मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहिए उनको उठाएं। कई बार तो व्यक्तिगत मामलों को लेकर के ही सदन में हंगामा होता रहता है और उनको एडजर्न करना पड़ जाता है। ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हरियाणा आए करीब मेरा ख्याल है आपको 4 साल हो गए हैं। 4 सालों में आपने हरियाणा के लोग, हरियाणा के गांव, हरियाणा के कस्बे, हरियाणा का समाज कैसा है, कैसा लग रहा है आपके यहाँ के बारे में, आपकी क्या एक्सपीरियंस? मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अब अपवाद तो हर एक जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर गांव में होते हैं, हर जाति में होते हैं, हर वर्ग में होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो समाज
के हिसाब से हरियाणा के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। जगन्नाथ पहाड़िया देश के उन विरले नेताओं में से एक हैं जो पहले दौर की संसदीय मुख्यधारा से जुड़ गए थे। पेशे से किसान, पहाड़िया बड़ी बेबाकी से देश की मौजूदा समस्याओं पर बात करते हैं। एक बातचीत पहाड़िया के साथ उनके अनुभव संसार पर। जगन्नाथ पहाड़िया का राजनीतिक जीवन 60 साल से भी ज्यादा है। खेती से उन्हें खास लगाव है और वे नए नए प्रयोगों के हिमायती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्होंने खाद्य और कृषि उपमंत्री के अलावा कई अन्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। वो कहते हैं कि देश के विकास के लिए आर्थिक नियोजन बेहद जरूरी है। संसदीय व्यवहार में गिरावट के लिए वो लोकतांत्रिक मूल्यों में कमी को जिम्मेदार मानते हैं। राज्यसभा टीवी से बातचीत में जगन्नाथ पहाड़िया ने लोकतांत्रिक सुधारों पर जोर दिया। हम तो राजाओं के भी गुलाम थे, वहाँ प्रजातंत्र का तो नाम ही नहीं था। इसलिए उस मौके पर लोगों में एक भावना आ गई थी कि इनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए और किस तरह से देश को आज़ाद किया जाए, क्योंकि जब तक देश पूरा आज़ाद नहीं होगा तब तक इन राजाओं के राज भी नहीं जाएंगे। उस समय तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि देश तो आज़ाद हो जाएगा लेकिन राजाओं के राज भी चले जाएंगे। तब तक राजाओं को लोग ईश्वर का अवतार ही मानते थे। हम लोग इस तरह से केवल वो गुलाम नहीं थे, इस तरह के आर्थिक या सामाजिक हमारी मानसिक गुलामी भी थी उस समय। और तब तक लोगों के सामने ये चीज़ साफ नहीं थी कि किस तरह से रियासतें उन पर सामंती जुल्म करती थीं और लोगों का शोषण करती थीं। वो देशभक्ति की बातें तो होने लगी थी, लेकिन आपको मैं याद दिलाऊं कि उस समय हम जो सुबह प्रार्थना करते थे ना, उसकी एक रणनीति थी, हम ईश भक्त हों, राष्ट्र भक्त हों, राजभक्त कहलाएं, हम राजा के भी भक्त हों, और फिर इसके बाद हम देश के भक्त हों, फिर ईश्वर के भी भक्त हों। आपने 1957 में जो कि दूसरा आम चुनाव था, उस समय देश की सर्वोच्च पंचायत जो थी, संसद के प्रतिनिधि के लिए आप चुने गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद और उस समय का जो लोगों के अंदर भावना थी एक सांसद के तौर पर अपने प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने की और लोगों के प्रति सेवा करने की, वो कितनी थी और वहाँ पे उस समय कैसे माहौल था? लोग संसद के प्रति क्या भाव या विधानसभा को लेकर के क्या भाव रखते थे? देखिए, ऐसा मानना था कि अब सार्वजनिक सत्ता सारी जनता के हाथ में आ गई और ये संसद और विधानसभाएं हम जनप्रतिनिधि के तौर पर वाकई काम करेंगी। उस समय तक हो भी रहा था। संसद के अंदर आपको मैं बताऊं, इतना अनुशासन था कि अगर कोई बोलने खड़ा हो जाता था तो दूसरे लोग इस बात को सोचते भी नहीं थे कि वो खड़ा हो जाए। एक वो दौर था जिसको आप याद कर रहे हैं और एक दौर आज का है, इसके भी आप गवाह हैं, साक्षी हैं, देश को भी आप देख रहे हैं। जो आज चल रहा है सदनों में, विधानसभाओं में, काम के घंटे, काम के दिन कम हो रहे हैं, अवरोध हो रहा है, उसको कितनी तकलीफ पहुंचाती है वो आपको? आप पूछिए मत, सच कह रहा हूँ। ऐसा लगता है कि क्या यही हमारा लोकतंत्र है? क्या इसके लिए हमने सारे की सारी संवैधानिक व्यवस्था की थी? आज़ादी के बाद में 2-3 बार ऐसे मौके आए जबकि कंट्रोल्ड इकोनॉमी के साथ साथ कंट्रोल लिमिटेड डेमोक्रेसी की बात भी होने लगी थी। उसका कारण भी यही था। एक चुटकुला लोगों को गांवों तक पहुंच गया। जब पार्लियामेंट में, असेंबली में इस तरह की बातें होने लगीं और पंचायत में भी ऐसी बातें होने लगीं, तो पंचायत के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे इसको क्या पार्लियामेंट समझ रखा है तुमने? क्या तुमने असेंबली समझ रखा है? यानी पंचायत की कल्पना उन्होंने ऊंची कर रखी थी गांव वालों ने। क्या तूने इसको पार्लियामेंट समझ रखा है? लेकिन क्यों अंतर आया ऐसा? कैसा देश वही है, समाज वही है, लोग वही हैं, कैसे ये सब गिरावट आई है? देखिए, इस गिरावट के तो 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो शुरू से ही हमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की शिक्षा नहीं दी। हम लोग थे जो कि सन 54 में बीएमई पढ़ते थे, उस समय भरतपुर में। उस समय मॉक पार्लियामेंट आयोजित की जाती थी। मुझे नहीं मालूम आजकल मॉक पार्लियामेंट किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में होती हैं, कभी कम होती हैं, लेकिन जी हाँ। तो एक तो वो व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। उसके साथ साथ ये चुनाव लड़ने की जो पद्धति
जिसको कि हमने नौजवानों को बहुत ज़्यादा आगे करने के लिए सोचा था। ये ट्रेनिंग के लिए थी सारी की सारी। ये ट्रेनिंग का दुरुपयोग हो ऐसा नहीं था। आजकल तो सदुपयोग की बातें की जाती हैं, लेकिन दुरुपयोग हो जाता है। एग्रीकल्चर से आपको बेहद लगाव रहा जी, है। जी हाँ। कृषि आपका अपना काफ़ी हद तक आपने भी उसमें सक्रिय रहे हैं। जी। जो आज बीते 50-60 वर्षों में खेती की जगह है, ये मेरा ख्याल है कि शायद ये मुख्य धारा से कहीं ना कहीं हाशिए पर चली गई है। एग्रीकल्चर को लेकर के आज जो तस्वीर है वो क्यों ऐसे आई है कि हम एग्रीकल्चर की तरफ से इतने उदासीन हो गए? नो डाउट, कोई संदेह नहीं कि हमारी पैदावार बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कृषि के साथ हम अन्याय कर बैठे हैं। ये आपको मालूम है, पहले एक हरित क्रांति का नारा दिया गया था जी वो काफ़ी कारगर हुआ। जी लेकिन हुआ क्या कि वो लिमिटेड एरियाज़ के अंदर कुछ क्षेत्रों में ही रह गया। जैसे आपने याद दिलाया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ थोड़ा सा हिस्सा, और यूँ तो उसकी थोड़ी थोड़ी हवा तो सभी देश में चली, लेकिन इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से होनी चाहिए थे इन दो राज्यों में ज़्यादा हुई। अब हमने सुना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को इस बात के लिए चुना गया है कि वहाँ पर ये इंटेंसिव प्रयोग करें। लेकिन उसके साथ साथ जो इंसान की खाने पीने की, रहन सहन की आदतें बदल रही हैं, उसके हिसाब से भी आपको तय करना पड़ेगा। फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, इनको भी बढ़ावा देना पड़ेगा। एक जो बात है कि गांव में पहले, गांव से लेकर के कस्बों में भी और शहरों में भी एक हिस्सा, ज़मीन का एक हिस्सा चरनोई के लिए इस्तेमाल करते थे, मवेशियों के लिए इस्तेमाल करते थे, सो दैट कि हमारा दूध, दही, इसका इस तरह का जो उत्पादन है, दूध का उत्पादन है, बढ़े। अब वो ज़मीनें गायब हो रही हैं। मेरी चिंता इस बात को भी है कि क्या हमें वो ज़मीनें आज सुरक्षित करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए? वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो ना केवल आपका पर्यावरण बिगड़ेगा, बल्कि लोगों की आदत बिगड़ेगी। कोई जगह खुली तो होनी चाहिए। सभी जगह को आप खेती बाड़ी के लिए या बड़े बड़े उद्योग के लिए ही काम में ले लेंगे तो कल को लोगों को घूमने सांस लेने कोई जगह नहीं रहेगी। आज जैसे की वजह से हम स्वास्थ्य की, शिक्षा की और चीज़ों की बातें कर रहे हैं, वो ज़रूरी है, मैंने उसका विरोध नहीं किया है। एक ज़माने में गांधी टोपी एक बन गई थी पर्याय, लोग याद करते थे। इस तरह से, जिस तरह से शरीर के साथ कोई जुड़े हुए अंग हैं, उसी तरह से गांधी टोपी भी। आप अभी भी गांधी टोपी धारण करते हैं। गांधी टोपी का आपके लिए अर्थ और मतलब क्या है? देखिए, मैं इसको कोई फैशन के लिए नहीं पहनता। मेरे अंदर केवल टोपी का सवाल नहीं है, खादी का पहनना। इसीलिए गांधी जी ने जो उस समय चलन किया था, उनका मतलब ये था कि कुटीर उद्योग पलपते रहें, फलते रहें, फूलते रहें। और इसीलिए केवल टोपी का सवाल नहीं था। खादी माने हाथ से काम करने की चीज़ें जो पैदा होती हैं, वो खादी केवल लिमिटेड नहीं था कपड़ों तक। तो पता नहीं कोई जीवन की एक आदत सी पड़ जाती है, दूसरा कपड़ा हम पहन नहीं सकते। अगर कोई पहनाएगा भी ना, मुफ्त में देगा भी, तब कहेंगे भैया ठीक है, और किसी का काम आ जाएगा, तेरा अनादर तो नहीं करते, हम ले लेते हैं। लेकिन ये हमें, मेरे व्यक्तिगत काम की नहीं है ये चीज़, क्योंकि मेरा शरीर ही नहीं मानता। तो ये थी हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया के साथ हमारी मुलाकात। अगले एपिसोड में चलेंगे किसी नए राज्य में और मिलेंगे वहाँ के महामहिम राज्यपाल से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।